बुंदेलखंड में तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय अपनी निगाह गड़ाए हुए हैं। लगातार जो समाज सेवी हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो चुनाव की रणभूमि में ताल ठोक रहे हैं, वो जनता के बीच पहुंचकर अपना अपना एक विज़न रख रहे हैं। कांग्रेस से भी एक युवा चेहरा सामने आया है, तेज तर्राक माना जा रहा है उस चेहरे को। युवाओं के बीच में खासी पहचान उस चेहरे ने अर्जित कर रखी है और लोग बाग उससे लगातार जुड़ रहे हैं। वो शख्सियत आज हमारे संग मौजूद हैं। चौधरी सागर सिंह से आज हम सीधी बात करेंगे। जी चौधरी साहब नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए, सागर सिंह से कांग्रेसी नेता चौधरी सागर सिंह बनने तक का सफ़र कैसे तय किया, शुरुआत कैसे हुई? जी, सागर सिंह एक स्टूडेंट था जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके अपने गृह पर लौटा। उसने अपने व्यापार को, अपने फैमिली के काम को देखना स्टार्ट किया। उसी दौरान ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि है, तो ये महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में भी काम करना चाहिए और वहीं से चौधरी सागर सिंह की शुरुआत हुई। कोरोना के दौरान लगभग सारे जनप्रतिनिधि, सभी प्रकार के समाज सेवी अपने घरों में बंद थे। मैंने देखा कि जनता को एक ऐसे चेहरे की आवश्यकता थी जो उनके दुख और दर्द को सुन सके, समझ सके। तो आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर रहे थे। उस समय कोई भी हाईवे और फ्लाईओवर बनवाने की मांग नहीं कर रहा था। उस टाइम लोग बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे थे। किसी को राशन की किल्लत थी, किसी को दवाई की किल्लत थी, किसी को घर आने जाने के साधन की किल्लत थी। एक तरफ पुलिस की सख्ती से लोग जूझ रहे थे, दूध को तरस रहे थे लोग। तो उसी दौरान मैंने समाज सेवा कह लीजिए या समाज के बीच में काम करना चालू किया और वहीं से ये सिलसिला चल पड़ा और आज यहाँ तक आपके सामने है। चूँकि आपके पिताजी पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं, जयवंत सिंह साहब, और उनका काफ़ी वजूद रहा है बुंदेलखंड में। एक अलग शख्सियत, अलग पहचान उन्होंने बना के रखी। लगातार जनता के बीच में उनको देखा गया, लगातार जनता के लिए उन्होंने काम किया। ऐसे में चौधरी सागर सिंह को किस तरीके से जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश की जा रही है आपके जरिए? बिल्कुल सही कहा आपने। पिताजी 1989 में ब्लॉक प्रमुख रहे, फिर 1990 में निर्दलीय एमएलसी बने और लगातार 2 बार समाजवादी पार्टी से वो एमएलसी पद पे रहे और समाज के बीच में उन्होंने बहुत काम किया। जो उनकी मुख्य विशेषता रही वो ये रही कि बिना भेदभाव के उन्होंने समाज के लिए काम किया और समाज के हर दुख और सुख में वो निरंतर उपस्थित रहे। उसी चीज़ का लाभ मुझे भी मिल रहा है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे हाथों हाथ गले लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो छवि बनाई उस छवि का मेरी जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। और मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे, बहुत चौड़े वादे न करते हुए सिर्फ उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और उनके साथ बने रहा जाए। सिर्फ इतना ही प्रयास है। हर घर दस्तक अभियान आपके ज़रिए चलाया जा रहा है, क्या है इसका विज़न, क्या है हर घर दस्तक अभियान का? ये हर घर दस्तक अभियान अपने आप में सीधी बात है। प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति से मिलने का, जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि नेतागिरी आजकल लोगों ने साउथ इंडिया पिक्चरें देख के अपना विज़न बहुत चेंज कर दिया है। लोगों को लगता है कि गाड़ी से उतरेंगे या 4 हाथ हिलाएंगे, 4 कार्यकर्ता जिंदाबाद बोलेंगे और एक बड़ी पिक्चर तैयार हो जाएगी और आप नेता बन जाएंगे। जो काम मोदी जी ने किया उसी काम को लोकल लेवल पे नेता करने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो स्टारडम लोकल नेता को हासिल करने में जीवन खपत हो जाएगी, पर वो कर नहीं पाएगा। क्योंकि लोकल लेवल पे अगर आपको राजनीति करनी है, काम करना है या समाज के बीच में रहना है, तो आपको पैदल चलना पड़ेगा, आपको लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, उनके परिवार का, उनके सुख दुख को सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। तो इसी तहत हमने ये तय किया कि हम हर घर दस्तक अभियान चलाएंगे, जो कि महोबा में आज तक किसी नेता ने प्रयास नहीं किया कि वो लोगों से मिले, लोगों के घर जाए। लोग पूरे साल पोस्टर होर्डिंग में अपना समय ख़राब करते हैं, फिर आखिरी 15 दिन तक टिकट का इंतज़ार करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि किसी न किसी पार्टी के बहाने उनकी नैया पार लग जाएगी। तो इसी के लिए मैंने हर घर दस्तक अभियान चलाया, जिससे मैं विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक घर में जाकर लोगों से मिल रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, अपना परिचय उन्हें दे रहा हूँ, उनकी समस्याएं सुन रहा हूँ, जिससे भविष्य में अगर मौका देती है जनता तो उन समस्याओं का निराकरण आवश्यक करूँगा। तो वो समस्याएं क्या कहीं पे लिखी भी जाती हैं? निसंदेह नोट की जाती हैं। हवा में तो कोई काम नहीं होता और जब इतना बड़ा काम करना है तो एक बहुत बेहतरीन टीम के साथ, बहुत बेहतरीन विज़न के साथ करना पड़ता है और वही करने का प्रयास हो रहा है।
अभी हाल ही में प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञा रैली हुई थी, काफ़ी सफल रैली कही गई वो कांग्रेस के हिसाब से, दृष्टिकोण से आवाम के बीच में काफ़ी उस रैली को लेकर जोश देखा गया। ऐसे में आपने कैसे तैयारियां कर रखी थी उस रैली को सफल बनाने में, क्योंकि आपका ही बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है, क्या तैयारियां थी आपकी? उस रैली के तुरंत पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली थी महोबा में, तो हमारे नेतागणों ने ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लोगों पे दे रखा था कि आप लोगों को रैली उनसे ज़्यादा सफल बनानी है। तो हम लोगों को जो डेट दी गई वो 27 तारीख थी और लगभग उसके 10 दिन पहले से हम प्रयासरत हो चुके थे और लगातार क्षेत्र में जा रहे थे। उसी मैं जो आपको हर घर दस्तक अभियान अपना बता रहा हूँ, उस हर घर दस्तक अभियान ने इस रैली को सफल बनाने में अपना अपार योगदान दिया, क्योंकि मैं लोगों के घर तक जा चुका था, उनसे मिल चुका था, तो उन्होंने भी मेरा सहयोग करने का पूरा कोशिश की। और जैसे ही लोगों को पता चला कि ये रैली प्रस्तावित है, माननीय प्रियंका गांधी जी को लोग सुनने आए, कुछ लोग हमारे से सहानुभूति जो रखते हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, वो आए। तो इस तरह ये रैली सफल हो गई। अन्य जनपदों से भी काफ़ी लोग आए थे निसंदेह, और महोबा की जनता ने जो सम्मान और जो प्यार उस रैली में कांग्रेस को दिया, प्रियंका गांधी जी को दिया, मुझे दिया, वो किसी भी तरह तुलनात्मक नहीं है किसी भी भीड़ से। बुंदेलखंड के इस जनपद को काफ़ी पिछड़ा माना जाता है विकास के मामले में, क्या विकास का स्कोप देखते हैं आप? आपका नज़रिया क्या है विकास के स्कोप को देखते हुए? देखिए, पिछड़ा और महोबा ये पर्यायवाची शब्द हो चुके हैं जब हम कहीं जाते हैं, और ये वही नेता कह रहे हैं जो 20 साल से पदों पे बैठे हैं, वो भी महोबा को पिछड़ा ही बताते हैं अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में। महोबा में स्कोप बहुत है। स्कोप के तौर पे जैसे एक डीएम आए अभी सत्येंद्र कुमार झा जी, तो उन्होंने टूरिज्म में इतना काम करके दिखा दिया है जो पिछले 20 साल में लोग नहीं कर पाए, तो उसी में लोग कोई अपना पीठ ठोक रहा है। विजन और काम की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ। मैंने आपको बताया कि वो साउथ इंडिया स्टाइल का काम चल रहा है, या आप हाथ हिलाते रहिए, काम चलता रहेगा, पर अब उससे जनता ऊब चुकी है और जनता ये चाहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उनकी आम भाषा में बातचीत करे। तो जहाँ तक आपने विजन की बात की, तो मैं शिक्षा और चिकित्सा दोनों क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा स्कोप समझता हूँ। हमारे जो स्कूल है वो बिल्कुल धराशायी ढांचा हो चुका है, खंडर के रूप में परिवर्तित हैं, और जो हमारे अस्पताल है जिन्हें हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र, इन सब नामों से जानते हैं, वो पूरी तरीके से चरमराई हुई व्यवस्था है। सिर्फ बिल्डिंग बना देने से इलाज नहीं होगा, सिर्फ बिल्डिंग बना देने से शिक्षा नहीं होगी। उन अस्पतालों में हमें अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो किसी न किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट हों, और इन्हीं सब व्यवस्थाओं को मैं अपना स्कोप, विजन और स्कोप मान के चल रहा हूँ। मेरा मूल काम शिक्षा और चिकित्सा को लेके रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि महोबा में बीते दिनों एक समस्या उभरी कि एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हुआ, तो उस टूरिस्ट स्पॉट के डेवलप होने से कुछ लोगों ने विरोध किया कि यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते थे, जिससे हमारी शिक्षा प्रभावित हो रही है। तो मैं उन विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि वो टूरिस्ट स्पॉट तो सही जगह डेवलप हुआ, आप विरोध गलत जगह कर रहे हैं। आपको मांग करनी चाहिए अपने नेताओं से, अपने अधिकारियों से, एक लाइब्रेरी की, एक निःशुल्क व्यवस्था डेवलप की जाए जहाँ पर स्टूडेंट शाम को जाके अपनी पढ़ाई कर सकें। कोई भी जो शिक्षक फ्री में पढ़ाना चाहता है वो वहाँ जाके कोचिंग दे सके, और वो बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। इस तरह की अगर हम ब्लॉक स्तर पर लाइब्रेरियाँ डेवलप कर देंगे तो निस्संदेह जो विद्यार्थी आगे कंपटीशन की तैयारियाँ कर रहे हैं या किसी न किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वो दर बदर भटकेंगे नहीं। वहाँ पर हम कैंटीन भी डेवलप कर सकते हैं जिससे उनको वहाँ पर अच्छा खाना भी मिले, और जो दुनियादारी की चीज़ें रहती हैं जिससे बच्चे बिगड़ने की आशंका रहती है, उन सब चीज़ों से भी वो दूर रहेंगे और अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा हासिल कर पाएंगे। बुंदेलखंड को कृषि प्रधान कहा गया है। किसानों की आय अगर दुगनी करने पे बात आए तो किस तरीके से दुगनी की जा सकती है, इस पे आपने आज तक मंथन किया है? जी अवश्य किया है, और छोटा मुँह बड़ी बात। मेरे पास कोई पदभार तो है नहीं और मैंने अभी तक कुछ करके तो दिखाया नहीं। मैं बातें ही बातें हैं, तो उन्हीं बातों में एक छोटी सी बात ये है कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या से अक्सर जूझते हैं लोग, चाहे वो किसान हो चाहे वो आम व्यक्ति हो। तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम या ड्रिप
सिस्टम जो ड्रिप इरिगेशन होता है उसको डेवलप करें तो निसंदेह हमारे किसानों को फ़ायदा होगा। खेत में पानी बहा देने से खेत सिंचित नहीं होता। एक पेड़ को एक न्यूनतम पानी की आवश्यकता है जो उसको नियमित तौर पर मिलती रहनी चाहिए, और वो व्यवस्था ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम से हासिल की जा सकती है। और हम लोगों को जो अपने पुराने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे पुराने खेती के तरीके हैं, उसमें हमें एक बदलाव ये लाना चाहिए कि जो हम खेती कर रहे हैं, हम गेहूं चावल से दाल से अब मूंगफली तक तो आ गए हैं, पर वहाँ से भी हमारा पूरा नहीं पड़ रहा है। तो हम लोगों को कुछ ऐसे कैश क्रॉप्स लगाने चाहिए, जिस तरह के हम एक अपने गांव में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेमन ग्रास का। उस लेमन ग्रास को आप समझिए कि कोई जानवर खाता नहीं है, उसको लगातार पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, बरसात में वो अपने आप हरा हो जाता है, और एक बार लगाइए और साल में 4 बार काटिए, और 5 साल तक आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। तो आपका ईंधन बचा खेत की बार बार जुताई करने का, आपका वो आदमी बचा जो ठंड में ठिठुर के उस खेत की रखवाली करेगा, और आपके जो तार फेंसिंग और जो सब आप करेंगे वो सब खर्चे बचे, प्लस जो आप उसका तेल निकालेंगे वो एक कॉस्मेटिक ऑयल है, वो मेडिसिन में जाता है, वो परफ्यूम इंडस्ट्री में जाता है। तो आपकी अगर सभी लोग करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे को बेचने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। जब पूरा क्षेत्र करेगा तो खरीदने वाले वहाँ आ जाएंगे, एक इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। ये मेरा एग्रीकल्चर के लिए मानना है। आपके साथ नवयुवक काफ़ी चल रहे हैं और साथ में आप बुजुर्गों का भी साथ लेके चल रहे हैं। पार्टी को कितना लाभ पहुंचेगा इन दोनों को साथ लेने से? क्या लगता है आपको, इनका कितना आप मार्गदर्शन ले रहे हैं और किस तरीके से इससे पार्टी को और मजबूत किया जा सकता है? एक युवा एक बुजुर्ग, तो हमारी पार्टी तीसरा वर्ग ये है जिसको बहुत मजबूती से समाज में पेश कर रही है, वो है महिला। हमारी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बड़ी ही तेज़ तर्राहट से उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन चला रखा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उस मुहिम से बहुत सारी महिला और बच्चियाँ प्रभावित हैं और कांग्रेस पार्टी से बड़ी तेज़ी से जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। उसका लाभ मुझे मेरे जनपद में भी मिलेगा। और युवा जो चाहिए होता है, युवा फुट सोल्जर होता है, युवा पैदल सैनिक है। वो आपका काम घर घर तक पहुंचा देगा। जैसे आपने हर घर दस्तक सुना, तो मेरा हर घर दस्तक की सफलता का कारण ही है मेरी युवा। एक दिन में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो निसंदेह उसको एक युवा लड़का ही कर सकता है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो मुझे पीछे से अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव मेरे को बताते हैं, और वो मेरे को बताते हैं कि किस चुनाव में किस व्यक्ति से क्या भूल हुई, क्या उसने नहीं किया या क्या उसको करना चाहिए था। तो उन्हीं सब विचारों को मैं अपने साथ रखता हूँ और उससे अपनी युवा टीम को नए विचार प्रदान करता हूँ, जिससे हम एक बेहतर काम क्षेत्र में कर पा रहे हैं। ये बताइए, युवाओं के बीच में आपका काफ़ी क्रेज़ है, काफ़ी युवा पसंद करते हैं आपको, लोग बाग अपने आप आपके पास पहुंचते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे समस्या बताते हैं अपनी। अगर भविष्य में आपको विधानसभा का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है या मिलती है, तो उन युवाओं के लिए क्या आप करेंगे? युवा देखिए खुद ही सब कुछ कर लेता है, बस उसकी जो मेन समस्याएं आती हैं, जब प्रतिनिधि उसकी बात नहीं सुनता, उसका फ़ोन नहीं उठाता। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि कोई जायज़ काम तहसील में होना है, अब वो जनप्रतिनिधि को फ़ोन कर रहा है और जनप्रतिनिधि जी 4 दिन से लखनऊ में हैं, फिर एक हफ्ते उनका झांसी का दौरा है, फिर एक हफ्ते बाद बनारस का दौरा है। तो आपकी उपलब्धता युवा को सक्षम बना देगी। आपको उसके लिए बहुत बड़ा वादे नहीं करने, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ देना नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आप युवा आपके साथ जोड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं पैसे के स्वार्थ के कारण या रोज़गार के लालच के कारण जोड़ रहा है। वो आपको बढ़ाने के लिए जुड़ ही इसलिए रहा है क्योंकि हर व्यक्ति अपना भविष्य देख रहा है। वो मेरे साथ अपना भविष्य देख पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, जैसे लोग कह देते हैं कि 32 साल से कांग्रेस की सरकार यूपी में नहीं है, तो मैं एक भी व्यक्ति मेरे को ऐसा नहीं मिला जिसने अभी तक कांग्रेस सरकार देखी हो। तो आप अच्छा या बुरा तय कैसे करेंगे जब आप देखेंगे, और वो इस बार महोबा में लोग देखना चाहते हैं। आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आवाम के पास तो आप सीधे तौर पे पहुंच ही रहे हैं, लेकिन अगर आवाम को संदेश देने की बात आए और यहाँ के जनपद वासियों से कुछ अपने दिल की बात आप कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ रखेंगे? क्योंकि मोदी साहब तो मन की बात करते हैं। मैं मन की बात सुनने में विश्वास रखता हूँ। हाँ। और मैं जहाँ भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ लोग मेरे को अपनी बात बताएं। जहाँ तक कि मेरा प्रयास रहता है, मैं सोचता हूँ कि उनके जो मन की बात है वो मेरे को पता चले, जिससे मुझे उनके विचारों को, उनके कार्यक्रमों को अच्छा बनाने में और भी मदद मिलती है। और मैं महोबा की आवाम से, आम जन से यही कहना चाहता हूँ कि इस बार आप
अपनी विचारधारा, अपनी जाति, अपने धर्म को किनारे रख के एक ऐसे युवा व्यक्ति को, एक ऐसे युवा प्रत्याशी को अपना जन समर्थन प्रदान करें जिससे महोबा एक नई राह पे चल पड़े और हम एक रिकॉर्ड कायम करें विधानसभा में सबसे युवा प्रत्याशी महोबा से चुन के जाने वाला, जो क्योंकि महोबा से आज तक कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं हुआ जो 35-40 साल की उम्र से पहले विधायक बना हो। और जब वो व्यक्ति 40 साल की उम्र पे विधायक बनता है तो कहीं ना कहीं उसको ये तकलीफ सताने लगती है कि मैंने 20 साल संघर्ष किया है, अब मैं कमाऊँ, तो वो समस्या नहीं रहेगी। और विधायक के पास बहुत कुछ है देने के लिए, जनता को उस लायक बनना पड़ेगा कि उससे लें। जब आप किसी विचारधारा, किसी जाति, किसी धर्म पे ठोस बहुमत देते हैं तो फिर वो काम उस जाति और उस विचारधारा का होकर रह जाता है और सभी चीज़ें किनारे हो जाती हैं। बार बार आपको उसी विचारधारा को याद दिलाया जाएगा जब आप उसके काम में नुक्स निकालेंगे कि आपने उस विचारधारा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जैसा कि आज प्रचलन में है कि अगर कोई गैर भाजपाई आवाज़ उठाता है तो वो मुस्लिम है या तो वो देशद्रोही है। तो इस तरह की बातों से हम दूर रहें। और ऐसा नहीं है कि जिन सीटों पे भाजपा के विधायक नहीं है वहाँ विकास नहीं हो रहा है, और ये ज़रूर है कि जहाँ सीटों पे हैं वहाँ नहीं हो रहा है। तो मैं आवाम से यही प्रार्थना करूँगा कि इस बार मुझे अपना आशीर्वाद दे और मैं विधायक बनूं तो आपके लिए वो सब कर पाऊंगा जिनकी आपने अपेक्षा की है। हमेशा जब कोई व्यक्ति किसी सीट पे काबिज हो जाता है, बहुत सी बार हमने देखा है बुंदेलखंड में भी तमाम ऐसे नेता रहे हैं जो पहले जनता के आवाम के बीच काफ़ी फेमस रहे हैं और फेमस होने के बाद जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी बातचीत का अंदाज़ बदल जाता है, जनता को देखने का नज़रिया बदल जाता है और जनता की बात सुनने का वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये बदलाव आपके अंदर भी तो नहीं दिखाई देगा कहीं? ये बदलाव मेरी समझ में तब आता है जब आप किसी पार्टी के सहारे या किसी धर्म के सहारे आप पद पे पहुंच जाते हैं तो आप उस पद की गरिमा को, गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आपने मेहनत नहीं की होती है। कहीं ना कहीं उस विचारधारा को, धर्म को लोगों ने पसंद करके आपको उस गद्दी तक पहुंचा दिया होता है। और मैं तो गली गली की धूल फाँक रहा हूँ। हर घर दस्तक अभियान के तहत मेरा लक्ष्य है कि महोबा जनपद का, महोबा विधानसभा का एक भी घर ना, एक भी व्यक्ति ना रह जाए। तो जब मैं इतने नीचे से काम करके ऊपर जाऊंगा तो मेरे को वो तकलीफ़ें, वो बातें, वो संघर्ष निसंदेह याद रहेगा और मुझे लगता है ऐसा परिवर्तन मेरे अंदर नहीं आएगा। अभी हमारे साथ चौधरी सागर सिंह साहब मौजूद थे। कांग्रेस से लगातार ये अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने जनता की काफ़ी मदद करी है और विधानसभा की अगर हम बात करें तो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट के तौर पे इनको देखा जा रहा है। युवाओं के बीच में इनका खासा क्रेज़ देखा जा रहा है। बुज़ुर्गों से भी ये मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं और इनसे अभी हम सीधी बात कार्यक्रम में रूबरू हुए हैं और इन्होंने अपने विचार रखे हैं और इनका मानना है कि शायद इस बार बुंदेलखंड की जनता खोखले वादों पे नहीं, काम करने वाले व्यक्ति को वोट देंगे।